कयामत का दिन। इस शब्द को हमने कई बार सुना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह कयामत का दिन कब आएगा। पर दुनिया के कुछ महान लोगों की इस पर नजर होती है कि मानव जाति कयामत के दिन से कितनी दूर है, यानी मानव जाति का विनाश होने में अब कितनी देर है। तो यह बताने का काम डूम्सडे क्लॉक का है। यह एक क्लॉक है, यानी घड़ी, जो बताती है कि हमारा अंत अब कितना दूर है। तो जिन वैज्ञानिकों ने इस घड़ी को बनाया है, जिसमें दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंस भी शामिल थे, इसके अलावा और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जिस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जब इस डूम्सडे क्लॉक में 12 बजेंगे तब हमारी धरती का विनाश हो जाएगा। और अभी क्या समय हुआ इस डूम्सडे क्लॉक में? तो 11:58 और 20 सेकंड, यानी कयामत के दिन से मानव जाति अब सिर्फ 100 सेकंड दूर है। सिर्फ 100 सेकंड। इतने नजदीक हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हम 12 बजने के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डूम्सडे क्लॉक के बारे में बात करेंगे कि इसे किन वैज्ञानिकों ने बनाया था, क्यों और कब बनाया गया था, इसमें जो समय है वो कैसे तय होता है और किस तरह से समय आगे पीछे होता है, इस घड़ी में कितनी बार समय बदला गया है और किस साल इस घड़ी में क्या समय था और उसके क्या कारण थे, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वैसे आप में से कई लोगों ने इस डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह डूम्सडे क्लॉक है क्या। इस इमेज को देखें, यह है डूम्सडे क्लॉक की ओरिजिनल इमेज, यानी यह कोई हाथ में पहनने की घड़ी नहीं है और ना ही इसे हम अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं। असल में यह डूम्सडे क्लॉक एक मशीन है, एक सिंबल है जो यह बताता है कि हम कितने खतरे में हैं, हमारा अंत अब कितना दूर है। यह घड़ी जितनी 12 बजे के नजदीक होती है, उतनी मानव जाति कयामत के दिन के नजदीक होती है, और यह घड़ी 12 बजने से जितनी दूर होती है, उतनी ही मानव जाति कयामत के दिन से दूर होती है। इस इमेज को देखें, इसमें साल 1991 में हम सबसे ज्यादा दूर थे 12 बजने से। इसका मतलब हुआ कि तब 1991 में हम कयामत के दिन से बहुत दूर थे, यानी उस समय किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था हमें। तो किस साल इस घड़ी में क्या हुआ था और उसके कारण क्या थे, वो सब जानने से पहले हम डूम्सडे क्लॉक का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि क्यों डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, लेकिन यह विश्व युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसमें एक और अमेरिका था और एक और जर्मनी था। असल में ये दोनों लीडर थे, पर एक दूसरे के दुश्मन। तो अमेरिका और जर्मनी दोनों के बीच होड़ लगी थी कि कौन पहले परमाणु बम बना लेता है। 1945 तक परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम का आविष्कार नहीं हुआ था, और सबको पता था कि जो भी देश पहले परमाणु बम बना लेगा वो दूसरा विश्व युद्ध जीत जाएगा। तो इसमें अमेरिका की तरफ से परमाणु बम बनाने की कोशिश रॉबर्ट ओपेनहाइमर कर रहे थे, ये उनकी इमेज है। और जर्मनी की तरफ से परमाणु बम बनाने की कोशिश वेर्नर हाइजेनबर्ग कर रहे थे, ये उनकी इमेज है। लेकिन 16 जुलाई 1945 के दिन अमेरिका के ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया, और 20 दिन बाद ही यानी 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया, जिसने हिरोशिमा को तबाह कर दिया। फिर 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। इसमें भी लाखों लोग मारे गए, जिस कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन इसी के साथ परमाणु युग की भी शुरुआत हो गई। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जापान आज भी उस परमाणु बम का नतीजा भुगत रहा है। आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों की हवाओं में इतना रेडिएशन है कि वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं। अब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन अब परमाणु हथियार बनने की होड़ शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाया
ये तो हमने जाना। फिर इसके बाद रूस ने, फिर फ्रांस, चाइना और इंग्लैंड ने परमाणु हथियार बना लिए थे उस समय। और ऊपर से अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो गया और दुनिया फिर से डरने लगी, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा परमाणु हथियार इन्हीं दो देशों के पास थे। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच कुछ हुआ होता तो उसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता। इसलिए BAS यानी द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने साल 1947 में दुनिया के कुछ महान वैज्ञानिकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे दुनिया को पता चले कि मानव जाति कितने खतरे में है। क्योंकि आज दुनिया में हजारों परमाणु बम है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, सबमरीन और टैंक जैसी टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कोई सिंबल बनाए जिससे हम दुनिया को आगाह कर सके कि हम मिडनाइट यानी कयामत के दिन से कितने दूर है। उस समय नोबेल प्राइज जीतने वाले 15 वैज्ञानिकों को बुलाया गया था, जिन्होंने मिलकर इस डूम्सडे क्लॉक को बनाया। और जब इसे बनाया गया था तब इसमें टाइम था 11:53। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, ज्यादा खतरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, यानी ये इस घड़ी का डिफॉल्ट टाइम था। अगर समय 12 बजे की तरफ आगे बढ़े तो खतरा बढ़ रहा है और 11:53 से पीछे आए तो और ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब ये जो 15 वैज्ञानिक थे वो दुनिया पर नजर रखते थे, यानी दुनिया का एनालिसिस करते थे कि दुनिया में कितने हथियार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, किन देशों के बीच युद्ध की संभावना ज्यादा हो रही है या कोई महामारी। ऐसे सभी डेटा के आधार पर ये 15 वैज्ञानिक इस घड़ी में समय तय करते थे। तो अब इस इमेज को देखें, इसमें किस साल क्या समय था और उसके क्या कारण थे, अब उसकी बात करेंगे हम। तो 1944 में इस डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था, इसलिए इसमें समय 11:53 रखा गया था। फिर 2 साल बाद 1949 में इस घड़ी में समय बदला गया था 11:57, यानी खतरा बढ़ गया था इस साल। क्योंकि 1949 में रूस यानी सोवियत यूनियन ने अपना परमाणु बम टेस्टिंग किया था RDS-1 नाम का, और तब कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था अमेरिका और रूस के बीच, इसलिए खतरा बढ़ गया था। फिर 1953 में फिर से समय बदला गया और इस बार डूम्सडे क्लॉक का समय था 11:58, यानी बहुत ज्यादा खतरा। क्योंकि इस साल 1953 में अमेरिका ने पहला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग किया था और सामने रूस ने जोय-4 नाम का परमाणु हथियार का टेस्टिंग कर लिया था। फिर 1960 में डूम्सडे क्लॉक वापस अपनी जगह पर आ गया 11:53 पर, यानी सब कुछ ठीक हो गया था। क्योंकि 1960 आते आते दुनिया को पता चल गया कि यह परमाणु हथियार कितने खतरनाक है और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी अब एकजुट होने लगे थे, खासकर रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक। और इन्होंने दुनिया को बताया कि हमें परमाणु हथियार पर रोक लगा देनी चाहिए, वरना किसी दिन ये हथियार हमारी धरती को खत्म कर सकते हैं। इन सभी कारणों से डूम्सडे क्लॉक फिर से अपनी जगह पर आ गई थी। फिर 1963 में डूम्सडे क्लॉक का समय बदला गया और समय हुआ 11:48, यानी बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। क्योंकि इस साल 1963 में रूस और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी साइन हुई थी कि अब से दोनों देश किसी भी तरह के परमाणु हथियार का टेस्टिंग नहीं करेंगे। इस ट्रीटी का नाम था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, क्योंकि ऐसे हथियारों से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता था। इसी कारण 1963 में सब कुछ पहले से भी ज्यादा ठीक हो गया। फिर 1968 में डूम्सडे क्लॉक का समय वापस अपनी जगह पर आ गया 11:53 पर, यानी फिर से हम खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि इस साल 1968 से पहले अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और अरब में 6 दिन का युद्ध हुआ। इसके अलावा 1968 में फ्रांस और चाइना दोनों ने परमाणु हथियार टेस्टिंग की जो ट्रीटी थी उसमें साइन करने से मना कर दिया और कहा कि हम यानी फ्रांस और चाइना दोनों आगे भी परमाणु हथियार का टेस्टिंग करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, जिसके बाद चाइना और फ्रांस भी परमाणु हथियार वाले देश बन गए थे। इन सभी कारण से डूम्सडे क्लॉक फिर से आगे बढ़ने लगी थी। फिर साल 1969 में समय हुआ 11:50, क्योंकि इस साल दुनिया के सभी देशों ने पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन कर दिया था, यानी कोई भी परमाणु हथियार का टेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ 3 देशों को छोड़कर
भारत, पाकिस्तान और इजराइल, इन तीनों देशों ने साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ताज़ा युद्ध हुआ था और इजराइल ने भी अरब देशों के साथ युद्ध किया था। इस कारण इन तीनों देशों ने साइन करने से मना किया था। फिर 1972 में समय हुआ 11:48, यानी पहले से और अच्छा, क्योंकि 1972 में अमेरिका और रूस के बीच एक और ट्रीटी हुई, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, यानी SALT I। इसका मतलब था कि इन दोनों देशों को अपनी आर्मी लिमिट में रखनी है। इसमें जैसा तय हुआ था उससे ज्यादा आर्मी नहीं रखेंगे। इस बात के लिए इन दोनों देशों के बीच यह संधि हुई थी। इसके अलावा एक और ट्रीटी हुई अमेरिका और रूस के बीच, द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM ट्रीटी। इस कारण वैज्ञानिकों को सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आया था। फिर 1974 में डूम्सडे क्लॉक का समय बदला और 11:51 हुआ, यानी खतरा थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि इस साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार स्माइलिंग बुद्धा और SALT II का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया, और दूसरी ओर रूस और अमेरिका दोनों अपने आर्मी व्हीकल को अपडेट करने लगे थे। जो पुराने टैंक और सबमरीन थे उसे नया रूप देने लगे थे। फिर 1980 में डूम्सडे क्लॉक फिर से अपनी जगह पर आ गई, 11:53, क्योंकि इस साल सोवियत यूनियन यानी रूस और अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब रूस युद्ध में कूद पड़ा था, तो अमेरिका ने मौका देखकर फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी यानी SALT I ट्रीटी, जो रूस और अमेरिका के बीच हुई कि आर्मी लिमिट में रखनी है, उसमें से अमेरिका बाहर निकल गया और अपनी आर्मी बढ़ाने लगा। इस कारण डूम्सडे क्लॉक खतरे की तरफ बढ़ गई थी। फिर अगले ही साल यानी 1981 में समय हो गया 11:54, यानी उस समय खतरा ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि तब बहुत कुछ हुआ था। जैसे रूस और अफगान युद्ध शुरू था, और इस साल रूस की राजधानी मॉस्को में समर ओलंपिक गेम था। तो अमेरिका ने रूस में जाने से मना कर दिया कि ओलंपिक गेम खेलने रूस नहीं जाएंगे हम। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, लेकिन इसी साल अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन बने, जिन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया, क्योंकि सत्ता में आते ही रोनाल्ड रीगन ने पहले रूस को धमकाया कि तुम SALT I ट्रीटी से बाहर क्यों निकल गए, और अब कोल्ड वार को खत्म करना हो तो रूस के पास एक ही रास्ता है कि हमारे साथ यानी अमेरिका के साथ युद्ध करके कोल्ड वार जीत ले रूस, तभी कोल्ड वार खत्म होगा। यानी 1981 में रूस और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा ईरान में होस्टेज क्राइसिस हुआ। फिर ईरान और इराक के बीच युद्ध भी शुरू हो गया था, और इसी साल चाइना ने भी कुछ परमाणु हथियारों का टेस्टिंग किया था। इसके अलावा पोलैंड में मार्शल लॉ लागू हुआ था, जिसमें पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी विरोधियों को बिना कोई गुनाह किए जेल के अंदर बंद कर दिया और लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें 91 लोग मारे गए थे। इस कारण 1981 में दुनिया खतरे के बहुत नजदीक थी। फिर साल 1984 में खतरा थोड़ा और ज्यादा हुआ, 11:57, क्योंकि इस साल रोनाल्ड रीगन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल वेस्टर्न यूरोप में तैनात कर दी, ताकि रूस पर सीधा ही हमला किया जाए। यानी कोल्ड वॉर अब युद्ध के रूप में बदलने की संभावना ज्यादा हो गई थी 1984 में। इस कारण डूम्सडे क्लॉक 12 बजने से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर आ गई थी। इसके बाद 1988 में खतरा थोड़ा कम हुआ और समय था 11:54, क्योंकि इस साल रूस और अमेरिका के बीच कम दूरी की मिसाइल को लेकर एक ट्रीटी हुई थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस कारण रूस और अमेरिका में तनाव कम होता नजर आया था। फिर साल 1990 में खतरा थोड़ा और कम हो गया और समय था 11:50, क्योंकि इस साल बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, जिस दीवार ने जर्मनी को 2 भागों में बांट रखा था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जर्मनी का एकीकरण यानी रीयूनिफिकेशन हुआ और कोल्ड वॉर भी अब करीब करीब खत्म होने के कगार पर आ गया था। इस कारण दुनिया खतरे से दूर जाती नजर आ रही थी। फिर डूम्सडे क्लॉक 1991 में 12 बजने से बहुत दूर थी। 1991 में समय था 11:43, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1991 में सबसे ज्यादा शांति थी हमारी धरती पर।
किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था, क्योंकि इस साल रूस और अमेरिका ने फिर सॉल्ट वन ट्रीटी पर साइन कर दिया था और इसी साल रूस यानी सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया था। इस इमेज को देखें, ये पूरा कलरफुल एरिया पहले सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था, लेकिन 1991 के बाद सोवियत यूनियन टूटा और 15 नए देश बने और जो बाकी बचा पिंक कलर में उसे आज हम रूस यानी रशिया के नाम से जानते हैं। इससे पहले इसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो इस सोवियत यूनियन का विभाजन क्यों हुआ था, इस पर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर डूम्सडे क्लॉक का पूरा इतिहास देखें तो साल 1991 सबसे बेहतरीन साल था मानव जाति के लिए, क्योंकि इस साल कम से कम खतरा था हम पर। फिर साल 1995 में समय हुआ 11:46, यानी खतरा बढ़ा, क्योंकि रूस फिर से कोल्ड वॉर के लिए आर्मी बढ़ाने लगा था। पहले सोवियत यूनियन था, अब यह रूस हो गया और दुनिया के बाकी देश भी अपनी आर्मी का विस्तार करने लगे थे इस साल। फिर साल 1998 में समय हुआ 11:51, क्योंकि इस साल भारत ने पोखरण 2 और पाकिस्तान ने सगाई 1 परमाणु हथियार का टेस्टिंग किया था और रूस और अमेरिका के बीच भी थोड़ा सा तनाव बढ़ता नजर आया था। फिर 21वीं सदी शुरू हुई और साल 2002 में डूम्सडे क्लॉक का समय रखा गया 11:53, यानी जहां से समय शुरू हुआ था वापस वहीं पर, क्योंकि इस साल 2002 में अमेरिका ने सभी ट्रीटी से इनकार कर दिया था। फिर साल 2007 में खतरा और ज्यादा बढ़ गया। समय हुआ था 11:55, क्योंकि साल 2007 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु हथियार का टेस्टिंग कर दिया था और रूस और अमेरिका दोनों भी परमाणु हथियार की संख्या बढ़ाने लगे थे, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों को मिलाकर इनके पास करीब 26,000 परमाणु हथियार थे साल 2007 में। कितने? 26,000 परमाणु हथियार, जो हमारी पूरी पृथ्वी को 100 बार तबाह कर सकते थे। और सबसे बड़ा खतरा दुनिया को 2007 में जो दिखा था वो था क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा। फिर साल 2010 में समय हुआ था 11:54, यानी खतरा थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि 2010 में रूस और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार को कम करने की बात रखी थी दुनिया के सामने, और कार्बन को कम करने के लिए अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था ताकि पर्यावरण को बचाया जाए और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो 2 सेल्सियस बढ़ा था उसे भी कम किया जाए। फिर साल 2012 में समय हुआ 11:55, यानी खतरे की तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि दुनिया भर के राजनेता क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे। फिर साल 2015 में हम कयामत के दिन से सिर्फ 3 मिनट दूर थे, 11:57, क्योंकि सेम रीजन क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सभी देशों को बस कैसे भी करके अपना विकास ही करना था। और फिर साल 2017 में हम और नजदीक आ गए, 11:57 यानी सिर्फ 2.5 मिनट दूर थे तबाही से, क्योंकि इस साल डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके थे, जिन्होंने 2017 में, अगर आपको याद हो तो, परमाणु हथियारों को लेकर बहुत से कमेंट करने लगे थे और क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर साल 2018 में समय हुआ 11:58, यानी अब हम मिडनाइट के सबसे नजदीक आ गए थे, क्योंकि वही दुनिया भर के राजनेता हथियारों और क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाए। क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता ही चला जा रहा था और परमाणु हथियार भी बढ़ते ही जा रहे थे, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को निकाल दिया। इसका मतलब है कि अमेरिका को कार्बन बढ़ने से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जलवायु परिवर्तन जितना बढ़ना हो बढ़े, अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं है इससे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को द जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से अमेरिका को निकाल दिया था। अब 2018 में रूस और अमेरिका दोनों अपने परमाणु हथियार को भी अपडेट करने लगे थे। इसके अलावा सबसे खतरनाक सिंथेटिक बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर को दुनिया ने देखा। इस कारण हम कयामत के इतने नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन साल 2020 में
हम कयामत के दिन के इतने नजदीक आ गए जितने पहले कभी नहीं आए थे। सिर्फ 100 सेकंड दूर है हम मिडनाइट से, क्योंकि इस बारे में आप जानते ही हैं कि आज मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर, दुनिया भर के संघ की राजनेता, कोरोना महामारी और क्लाइमेट चेंज तो बढ़ता ही चला जा रहा है। हजारों परमाणु हथियार, केमिकल हथियार, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे अनगिनत आधुनिक हथियार। इसीलिए अभी जो समय है जिसमें हम जी रहे हैं, इससे ज्यादा खतरनाक समय पहले कभी नहीं था। और डूम्सडे क्लॉक के वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि मानव जाति अभी सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। इतने खराब समय में हम कभी नहीं थे। एक गलती और दुनिया तबाह हो सकती है। हमारी पृथ्वी बारूद के ढेर पर बैठी है अभी, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा खेल खत्म। तो ये थी डूम्सडे क्लॉक की कहानी। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।